मैं डॉक्टर अजीत प्रियदर्शी, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ। मैं आपके सामने रेडियो लेखन पर वार्ता प्रसारित करने जा रहा हूँ। रेडियो दूरसंचार का एक सशक्त माध्यम है। एक स्थान से काफ़ी दूर तक ऊष्मा या ऊर्जा या ध्वनि को पहुँचाने को दूरसंचार कहते हैं। दूरसंचार के प्रमुख साधन हैं फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, रेडियो सेट इत्यादि। किसी जानकारी का एक साथ बहुत से लोगों तक पहुंचना जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं लिखित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब हम रेडियो का सामान्य परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। रेडियो शब्द सामान्यतः रेडियो रिसीवर या रेडियो सेट के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रेडियो शब्द वैज्ञानिक अर्थ में उन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा तथा 1 लाख मेगाहर्ट्ज़ से कम हो। रेडियो प्रसारण की तरंगें आयन मंडल यानी धरती से 50 से 175 किलोमीटर के क्षेत्र में संचरण करती हैं। रेडियो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का परिसर यानी लिमिट ऑफ वेरिएशन 3 किलोहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक है। तरंग की लंबाई या तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के हिसाब से तरंगें 3 प्रकार की होती हैं: लघु, मध्यम और दीर्घ। रेडियो में लघु और मध्यम तरंगों का ही प्राय इस्तेमाल होता है। रेडियो का आविष्कार 1896 में इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने किया था और दुनिया में पहली बार 1916 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव के समाचार का प्रसारण हुआ। अब मैं भारत में रेडियो प्रसारण का संक्षिप्त इतिहास आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब द्वारा रेडियो प्रसारण 21 जुलाई 1924 से शुरू हुआ। यह भारत में रेडियो प्रसारण की पहली शुरुआत थी। इसके बाद मार्च 1926 में इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी। इस कंपनी ने मुंबई और कलकत्ता से रेडियो प्रसारण शुरू किया। 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ने प्रसारण प्रारंभ किया और 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। स्वतंत्र भारत का पहला रेडियो स्टेशन 1 नवंबर 1947 को जालंधर में खोला गया। 1950 के बाद प्रसारण केंद्रों के लिए जो योजनाएं बनाई गईं, उन्हें पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिकता दी गई। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी की गृह सेवा में देश भर में स्थित 420 स्टेशन शामिल हैं और AIR या आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आकाशवाणी से 3 स्तरों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। पहला राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, दूसरा क्षेत्रीय स्तर के कार्यक्रम और तीसरा स्थानीय स्तर के कार्यक्रम। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विश्व का सबसे बड़ा समाचार सेवा प्रभाग है। सन 1935 में भारत में समाचारों का प्रसारण अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में शुरू हुआ। रेडियो की विदेश प्रसारण सेवा 1 अक्टूबर 1939 से शुरू हुई और इस विदेश प्रसारण सेवा द्वारा आज 27 भारतीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और लगभग 100 देशों में रहने वाले भारतीय इससे प्रभावित होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए जो शुद्ध
मनोरंजन के कार्यक्रम श्रोताओं के लिए प्रसारित करें। ऐसे कार्यक्रमों के लिए रेडियो में एक अलग प्रसारण सेवा 1957 में विविध भारती के नाम से शुरू की गई। आज आकाशवाणी की विविध भारती सेवा 40 वाणिज्यिक प्रसारण केंद्रों से संगीत तथा मनोरंजन के कार्यक्रम प्रसारित करती है। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन भारत सरकार के स्वायत्त प्रसारण निगम के रूप में हुआ। इसी दिन प्रसार भारती बोर्ड ने आकाशवाणी और दूरदर्शन संगठन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। भारत का रेडियो संगठन लगभग 13 करोड़ रेडियो सेटों के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों के श्रोताओं तक कार्यक्रम प्रसारित करता है। इन कार्यक्रमों आकाशवाणी के कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य होता है बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के कार्यक्रमों का प्रसारण। अब मैं आपको आकाशवाणी की नई सेवाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। एफएम रेडियो सेवा, जिसकी प्रसारण केंद्रों की संख्या लगभग 150 से ऊपर है। ये केंद्र 70-80 किलोमीटर के दायरे में सुने जाते हैं और अत्यंत लोकप्रिय इसके कार्यक्रम होते हैं। ज़्यादातर ये संगीत के मनोरंजन के प्रोग्राम प्रसारित करते हैं, इन रेडियो स्टेशनों से प्रसारित होते हैं। दूसरे जो चैनल हैं वो प्राइवेट रेडियो चैनल हैं। जैसे इन प्राइवेट रेडियो चैनल में प्रमुख रेडियो चैनल का मैं अगर नाम लूं तो रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड एफएम चैनल श्रोताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय रूप में उभर कर सामने आए हैं। और सामुदायिक रेडियो सेवा भी शुरू हुई है। इधर लोकल या स्थानीय रेडियो स्टेशन को हम सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहते हैं। सामुदायिक रेडियो का प्रमुख प्रयोजन ग्रामीण और शैक्षणिक संस्थाओं में सूचना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है। इन शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा और रोजगार के बारे में जानकारी दी जाती है। चौथी जो नई सेवा है वो है फ़ोन इन कार्यक्रम। इस फ़ोन इन कार्यक्रम में स्टूडियो में, रेडियो के स्टूडियो में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जन समस्याओं से जुड़े विषयों पर इन विषयों से के विशेषज्ञों से सवाल जवाब द्वारा श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया जाता है। इन विषयों से जुड़े सवाल वो विशेषज्ञों से करते हैं और विशेषज्ञ उनका संतोषजनक जवाब देते हैं, जिससे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन होता है, उन्हें मार्गदर्शन मिलता है। रेडियो ऑन डिमांड सेवा एक नई सेवा है। आकाशवाणी ने 26 जनवरी 1998 से कंप्यूटर आधारित सेवा कुछ महानगरों में शुरू किया है। इस सेवा द्वारा श्रोता अपने मनचाहे गीत संगीत सुनते हैं। जो आकाशवाणी की डीटीएच सेवा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण और नई सेवा है। ये 16 दिसंबर 2004 से शुरू की गई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। इसमें टेलीविज़न पर डिश एंटेना लगाकर रेडियो और दूरदर्शन दोनों सुविधाएं एक साथ प्राप्त की जा सकती हैं। ये एंटेना 3000 से 4000 में मिल जाता है, यानी बहुत सस्ते एंटेना के द्वारा रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम ग्रामीण इलाकों तक के श्रोता दर्शक सुन सकते हैं। फिलहाल 11 भारतीय भाषाओं के टेलीविज़न चैनल दूरदर्शन की डीटीएच सेवा के माध्यम से 24 घंटे उपलब्ध किए जाते हैं।
यानी डीटीएच के गुलदस्ते में रेडियो और दूरदर्शन के कार्यक्रम एक साथ उपलब्ध हैं। अब मैं अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो माध्यम की विशेषताओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। रेडियो संदेश पहुंचाने का एक इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है और टेलीविजन की तरह इसे देखा नहीं जा सकता। रेडियो के संदेश सिर्फ सुने जा सकते हैं। यानी रेडियो दृष्टिहीन माध्यम है, श्रव्य माध्यम है और इसलिए रेडियो की भाषा में जो प्रयुक्त कोड होते हैं वो सांकेतिक चिन्हों के रूप में होते हैं, इसलिए उन्हें वे सांकेतिक चिन्ह बहुत सरल होने चाहिए जो आसानी से सबको समझ में आ जाए। रेडियो के संदेश अगर सरल न हो तो रेडियो संदेश अस्पष्ट और संचार असफल हो जाएगा। इसलिए रेडियो की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संदेश को सरल और स्पष्ट रखने के लिए रेडियो लेखक को बहुत ध्यान देना होगा। रेडियो की भाषा सरल हो, वाक्य स्पष्ट हो, शब्द कोई जटिल न हो, इस पर बहुत गौर करना होगा। रेडियो में संदेश पहुंचाने वाले जो कोड होते हैं वो हैं शब्द, ध्वनि, संगीत और मौन। इन कोड के माध्यम से रेडियो प्रसारण में श्रोताओं तक संदेश पहुंचाए जाते हैं। अब रेडियो चूंकि दृश्यहीन माध्यम है, दृश्यहीन और श्रव्य माध्यम है, तो बावजूद इसके दृश्यहीनता के भी कुछ लाभ होते हैं और इस दृश्यहीनता के जो लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। रेडियो की ये विशेषताएं जो दृश्यहीनता के लाभ हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला रेडियो की विशेषता है कि यह श्रोताओं की कल्पना शक्ति को जगाता है। अब रेडियो दृश्यहीन माध्यम है, शब्द, ध्वनि, संगीत और मौन के संकेतों द्वारा संदेश प्रसारित किए जाते हैं, तो श्रोता इन संदेशों के द्वारा यानी शब्द, ध्वनि, संगीत और मौन के कोड के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति के सहारे दृश्य जुटाता है। तो यह श्रोताओं की कल्पना शक्ति को जगाता है। रेडियो के कार्यक्रम श्रोताओं की कल्पना शक्ति को जगाने वाले होते हैं और रेडियो के कार्यक्रम हजारों वर्ष पहले या बाद के चित्रण सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दृश्य की योजना नहीं करनी होती है। ये सिर्फ शब्दों या ध्वनि से उस समय का चित्रण सफलतापूर्वक कर सकते हैं और उन शब्द, ध्वनियों, संगीत और मौन के द्वारा श्रोता उस समय में चले जाते हैं, यानी अपनी कल्पना शक्ति द्वारा श्रोता उस समय को महसूस कर सकते हैं। रेडियो के श्रोता प्रस्तुतकर्ताओं की मनचाही तस्वीर बना लेते हैं और उनसे अपना अंतरंग रिश्ता बना लेते हैं। यानी रेडियो के कार्यक्रम और रेडियो के प्रस्तुतकर्ता श्रोताओं से आत्मीय रूप से जुड़ जाते हैं। श्रोता उनसे आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। रेडियो के जो पात्र हैं, रेडियो लेखकों के जो पात्र हैं, वो श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए। विभिन्न रेडियो के विभिन्न प्रसारण केंद्रों द्वारा प्रस्तुत रेडियो के अमर पात्र के नाम हैं। आकाशवाणी लखनऊ द्वारा प्रसारित बहरे बाबा श्रोताओं के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। ऐसे ही पटना आकाशवाणी द्वारा प्रसारित लोहा सिंह जो काल्पनिक पात्र है वो बहुत लोकप्रिय हुआ श्रोताओं के बीच। ऐसे ही रेडियो कश्मीर द्वारा प्रसारित मुंशी अल्लाह रखा खां को पुराने श्रोता आज भी याद रखते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं
कि दृश्य माध्यम हमारी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति और संवेदनाओं को कुंठित या कमजोर करते हैं, जबकि इसके विपरीत रेडियो माध्यम या दृश्यहीन माध्यम हमारे विचारों को, भावनाओं, संवेदनाओं को प्रोत्साहित करते हैं। यानी हमारी कल्पना शक्ति, विचार और संवेदना शक्ति को बढ़ाने में, उन्हें जागृत करने में रेडियो एक अहम रोल अदा करता है। जो दूसरी विशेषता है रेडियो की, वो है कि रेडियो के कार्यक्रम प्रसारण द्वारा हमेशा वर्तमान का बोध होता है। यानी रेडियो के कार्यक्रम सुनते हुए हम वर्तमान में महसूस करते हैं। रेडियो प्रसारण हमेशा सामयिकता, जीवंतता और वर्तमान का बोध कराता है। यानी हम रेडियो के कार्यक्रम सुनते हुए सामयिक और जीवंत या वर्तमान से जुड़े हुए महसूस करते हैं, चाहे वो रेडियो कार्यक्रम हफ्ते भर पहले रिकॉर्ड किया गया हो। लेकिन जब प्रसारित होता है तो श्रोताओं को उसकी जानकारी बिल्कुल ताज़ा रूप में प्रस्तुत महसूस होती है। रेडियो कार्यक्रम में श्रोताओं के सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं मौजूद होती है, इसलिए रेडियो कार्यक्रम में श्रोता हमेशा एक जिज्ञासा, एक कौतूहल और उसका अंत कैसा होगा, ये प्रतीक्षा करते रहते हैं। यानी रेडियो कार्यक्रम श्रोताओं के सामने हमेशा जिज्ञासा, कौतूहल के रूप में उन्हें अपने से जोड़े रखता है। हर कार्यक्रम में स्क्रिप्ट न होने से उनके सामने स्क्रिप्ट नहीं होती है, इसलिए उनकी जिज्ञासा, कौतूहल और अंत कैसा होगा, ये प्रतीक्षा श्रोता करते रहते हैं। जबकि जो मुद्रित माध्यम है, उसमें चूंकि स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी होती है, स्क्रिप्ट उसके हाथ में होती है, पहले पेज से अंतिम पेज तक उसके हाथ में होता है, इसलिए रेडियो कार्यक्रम जैसी जिज्ञासा, कौतूहल और अंत कैसा होगा, ये प्रतीक्षा श्रोता उसका जो पाठक है मुद्रित माध्यम का, वो नहीं करता, लेकिन रेडियो कार्यक्रमों में जिज्ञासा, कौतूहल हमेशा बना रहता है। रेडियो की एक और विशेषता है रेडियो का लचीलापन। चूंकि रेडियो दृश्यहीन माध्यम है, केवल श्रव्य माध्यम है, इसलिए श्रोता को एक जगह टिक कर बैठने की आवश्यकता नहीं होती। यानी ये एक लचीला माध्यम है। श्रोता सफर करते समय, रसोई में खाना बनाते समय या खेत में हल चलाते समय या छात्र छात्राएं पढ़ाई करते समय मजे से रेडियो सुनते रहते हैं। चौथी विशेषता है रेडियो की तत्परता। रेडियो में कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण की आवश्यकताएं जटिल नहीं होती, इसलिए कोई समाचार या सूचना देना या कार्यक्रम देना अत्यंत तेजी से संभव हो पाता है। जब प्राकृतिक आपदाएं किसी क्षेत्र में हों या बिजली संकट हो या इंटरनेट सिग्नल ठप हो, तो इस सब के बावजूद रेडियो उस क्षेत्र के लोगों तक सूचना, बचाव, राहत काम में बड़ी भूमिका निभाता है। कहीं रक्तदान की अपील करनी हो या मौसम की सूचना देनी हो या ट्रैफिक की स्थिति की जानकारी देनी हो या रास्ते बंद होने की जानकारी देनी हो या रेलगाड़ियों के रद्द होने या देर से आने की सूचना देनी हो, रेडियो महती भूमिका अदा करता है। रेडियो से तुरंत जानकारी प्रसारित की जा सकती है और एक बड़ी जनसंख्या को इससे लाभ मिलता है। रेडियो चूंकि श्रव्य माध्यम है, इसलिए इसके श्रव्य कोड एवं संकेत होते हैं। इनके प्रमुख कोड एवं संकेत हैं शोर और मौन। वह संकेत जो किसी पदार्थ के समरूप होता है आइकॉन या बिंब कहलाता है, जैसे कि फोटोग्राफ। और जो संकेत किसी पदार्थ से किसी क्रम के अनुसार जुड़ा होता है सूचक या इंडेक्स कहलाता है, जैसे कि धुआं आग का सूचक है।
और वह संकेत जो किसी पदार्थ से न कोई संबंध रखते हैं, न ही समरूपता, किंतु पदार्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे संकेत प्रतीक या सिंबल कहलाते हैं। जैसे तिरंगा झंडा भारत देश का प्रतीक है। अब रेडियो में शब्द कोड का क्या महत्व है, इस पे बात करते हैं। रेडियो में शब्द प्रतीकात्मक संकेत मात्र हैं, जिसे सुनकर श्रोता को स्वयं ही उस पदार्थ की कल्पना करनी होती है। रेडियो के शब्द दोहरे कोड की रचना करते हैं। रेडियो के शब्द स्वयं तो कार्यक्रम की सामग्री का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही उन शब्दों को बोलने वाला स्वर उस व्यक्ति या पात्र का सूचक बन जाता है, जो उन शब्दों को प्रस्तुत करता है। तो रेडियो के शब्दों से कार्यक्रम की सामग्री प्रस्तुत की जाती है और रेडियो के शब्दों से उस प्रस्तुतकर्ता या पात्र का वो सूचक बन जाने से उस व्यक्ति की या उस पात्र की जीवंत उपस्थिति रेडियो के श्रोता महसूस करते हैं। यानी जीवंतता शब्द जीवंत रूप में, साकार रूप में पात्र और प्रस्तुतकर्ता साकार रूप में श्रोताओं के सामने आता है। रेडियो में आवाज कोड का क्या महत्व है, इस पे हम बात करते हैं। जो रेडियो का प्रस्तुत करता है, वो अपने आवाज के उतार चढ़ाव से, खास शैली से कार्यक्रम को और भी प्रभावशाली बना सकता है और श्रोता को बांधे रख सकता है। रेडियो का जो स्वर है और उसका खास अंदाज है, पूरे रेडियो स्टेशन का परिचायक बन जाता है। जैसे बीबीसी की हिंदी सेवा द्वारा एक खास शैली में, यह बीबीसी की हिंदी सेवा है, हम उसे उसकी पहचान के रूप में तुरंत सुनते ही पहचान लेते हैं। या यह ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सेवा है, या कोई एफएम चैनल अपने विशेष प्रस्तुति शैली से श्रोताओं के बीच पहचान रखता है। उसे सुनकर ही उसकी खास शैली या आवाज का उतार चढ़ाव से ही श्रोता उसको पहचान जाते हैं कि यह कौन सा रेडियो स्टेशन है। चूंकि रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं है, श्रव्य माध्यम है, दृश्यहीन माध्यम है, इसलिए रेडियो स्टेशन के प्रस्तुतकर्ता, रेडियो स्टेशन के अनाउंसर बार बार अपने रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी का नाम लेते रहते हैं। अब रेडियो में ध्वनि कोड का क्या महत्व है, इस पे बात करते हैं। रेडियो में ध्वनि सूचक का काम कर रही होती है। जब उसमें कोई ध्वनि सुनाई देती है तो वह किसी चीज की, किसी की सूचना देने के लिए भी होता है। जैसे दरवाजे की घंटी किसी के आगमन की सूचना देती है। कई बार किसी रेडियो नाटक में या किसी कार्यक्रम में कुछ ध्वनियों को बीच बीच में सुनाया जाता है, बातचीत के बीच में। जब बातचीत के बीच में किसी ध्वनि को सुनाने की कोशिश की जाती है तो उसको तेज करके यानी फेड इन करके वो आवाज बीच में सुनाया जाता है। यानी वो बताने की कोशिश की जाती है कि यह रेलवे स्टेशन के पास है, तो रेलवे स्टेशन पे किसी रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाकर रेलवे स्टेशन के होने का संकेत दिया जाता है। और बीच में उस ट्रेन की आवाज़ को फेड आउट करके यानी धीरे धीरे कमज़ोर करके, धीरे धीरे धीमा करके बीच की बातचीत सुनाई जाती है। तो ध्वनि किसी परिस्थिति का, किसी जगह का सूचक बनकर सामने आता है। अब दृश्य बदलने की सूचना भी ध्वनि या संगीत द्वारा दिया जाता है। जब कोई दृश्य बदलना हो तो ध्वनि या संगीत द्वारा दृश्य बदला जाता है। दृश्य बदलने के लिए फेड इन या संगीत को
तीव्र किया जाता है और दृश्य जब समाप्त किया जाता है तो संगीत को धीमा करके, फेड आउट करके दृश्य समाप्त किया जाता है। फिर नए दृश्य में फिर उस संगीत को तीव्र करके यानी फेड इन करके नए दृश्य की सूचना दी जाती है। यानी दृश्य बदलने की सूचना ध्वनि या संगीत द्वारा दिया जाता है। अब दृश्य बदलने की सूचना के साथ-साथ जो ध्वनि होता है, ध्वनि कोड से समय का संकेत भी दिया जाता है। जैसे कि मुर्गे की बाँग से सुबह होने का संकेत दिया जाता है, तो उल्लू की आवाज़ से रात होने का संकेत दिया जाता है। अब केवल ध्वनि होने से केवल ध्वनि सार्थक संदेश नहीं दे सकती। ध्वनियों के अर्थपूर्ण होने के बावजूद उनके साथ आने वाले शब्द ही संदर्भ को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। यानी मुर्गे की बाँग के साथ बीच में संवाद दिया जाएगा, सुबह हो गई और अभी तुम सो रहे हो। या उल्लू की आवाज़ के साथ संकेत दिया जाएगा, अरे रात हो गई, अभी भी तुम काम कर रहे हो। इस तरह से ध्वनि संदेश के साथ-साथ शब्द भी उनके साथ जोड़कर संदेश को पूर्णता प्रदान की जाती है। किसी भी ध्वनि की प्रकृति या स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए संवाद या सूत्रधार की आवश्यकता होती है। यानी ध्वनि के साथ संवाद जो बोले जाते हैं या सूत्रधार जो बात बोलता है, उससे वो ध्वनि की प्रकृति और स्वरूप स्पष्ट करता है। जैसे मशीन की ध्वनि सुनाकर ये संवाद बोलना कि अरे! तुम अभी फैक्ट्री में ही हो, तुम्हें तो कहीं जाना था। ये ऐसा संवाद से पता चलता है कि ध्वनि मशीन की ही है। अब रेडियो का कोड एक नया अगला कोड है संगीत कोड। किसी भी रेडियो स्टेशन से सर्वाधिक प्रसारण संगीत का ही होता है और रेडियो कार्यक्रम गीतों भरी कहानी में गीत ही कहानी को प्रभावशाली बनाते हैं। यानी संगीत कोड का रेडियो प्रसारण में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी रेडियो स्टेशन से के विशिष्ट धुन से ये पता चलता है कि आकाशवाणी का कोई केंद्र अपना कार्यक्रम प्रसारित करने जा रहा है। तो किसी विशेष धुन से रेडियो स्टेशन के प्रसारण आरंभ करने का पता चलता है। संगीत और धुन किसी कार्यक्रम के आरंभिक और समापन धुन के रूप में कार्यक्रम की सीमाबंदी का भी काम करता है। यानी कार्यक्रम के आरंभ से पहले किसी खास धुन या संगीत सुनाया जाता है और कार्यक्रम समाप्त होने पर कोई खास धुन या संगीत द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति की सूचना दी जाती है। संगीत द्वारा रेडियो नाटक में दृश्य बदलने का भी संकेत दिया जाता है। रेडियो नाटकों में दृश्य बदलने के लिए संगीत का सहारा लिया जाता है। रेडियो नाटकों में प्रायः संगीत को बढ़ाकर या फेड इन करके दृश्य बदलने की दृश्य की शुरुआत की जाती है और संगीत को फेड आउट करके या संगीत को घटाकर दृश्य की समाप्ति की सूचना श्रोताओं को दी जाती है। यानी एक दृश्य से दूसरे दृश्य तक पहुंचने के लिए एक दृश्य के आरंभ और अंत की सूचना फेड इन और फेड आउट द्वारा दिया जाता है। वैसे ही नए दृश्य की शुरुआत के लिए भी संगीत का सहारा लिया जाता है। संगीत द्वारा ही किसी दृश्य की स्थिति, परिस्थिति, पात्रों की मनःस्थिति का पता चलता है। जैसे जो दृश्य है उसमें भावपूर्ण या दुखपूर्ण संगीत या टूटती हुई आवाज़ के द्वारा या संगीत की जो करुण संगीत है या संगीत की जो मनःस्थिति है पात्रों की, वो संगीत से ही
पता चल जाती है। तो दृश्य की, परिस्थिति की और पात्रों की मनःस्थिति की जानकारी संगीत द्वारा रेडियो प्रसारण में दी जाती है। खासकर ये रेडियो नाटकों में प्रस्तुत किया जाता है। अब किसी खास गीत संगीत द्वारा किसी कालखंड की, किसी स्थान की सूचना भी दी जाती है। जैसे आज़ादी के गीत गुलामी के कालखंड की सूचना देने के लिए प्रायः सुनाए जाते हैं और गणतंत्र दिवस समारोह की सूचना फौजी बैंड द्वारा मिल जाता है। यानी संगीत से किसी कालखंड और स्थान की सूचना भी दी जाती है और ये संगीत प्रायः रेडियो केंद्रों पे कृत्रिम तरीके से भी तैयार किए जाते हैं। जैसे नारियल के छिलके से घोड़ों की टाप की आवाज़ निकाली जाती है, ऐसे ही झरने की, ऐसे ही बहुत से संगीत और ध्वनि की सूचना कृत्रिम रूप से तैयार संगीत कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और रेडियो का प्रसारण का अगला जो कोड है वो मौन या पाज है। रेडियो में चुप्पी या मौन का भी खास महत्व है। जब रेडियो में मौन होता है तो ये कार्यक्रम की समाप्ति की सूचना के लिए होता है और यह कार्यक्रम की सीमा रेखा के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, मौन का इस्तेमाल। किसी समाचार वाचक या वार्ताकार बीच में जब मौन का इस्तेमाल करता है, मौन होता है, तो यह पैराग्राफ बदलने का या नया समाचार का सूचक भी होता है। एक समाचार वाचक जब नए समाचार के बीच में मौन का इस्तेमाल करता है, जैसे एक समाचार के बाद वो कुछ सेकंड मौन रहकर दूसरे समाचार के लिए दूसरे समाचार की सूचना देता है। इससे कोई 2 समाचार एक साथ जानने का भ्रम ना हो। इसलिए एक समाचार के बाद समाचार प्रस्तुतकर्ता बीच में कुछ सेकंड का पॉज़ लेता है। यानी रेडियो पर विराम चिन्ह का कार्य भी पॉज़ से लेना पड़ता है। जैसे भाषा में वाक्य में विराम चिन्हों का इस्तेमाल करने के लिए पॉज़ का प्रयोग किया जाता है, यानी मौन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये वाक्य देखिए, रुको, मत जाओ। इससे है कि एक व्यक्ति दूसरे को रुकने के लिए कह रहा है, जाने से मना कर रहा है। दूसरा वाक्य, यही वाक्य अगर ऐसे कहा जाए, रुको मत, जाओ, तो इसका आशय बिल्कुल बदल जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि बोलने वाला दूसरे को कह रहा है कि तुम मत रुको, जाओ। लेकिन रेडियो में लंबा पॉज़ या मौन रेडियो माध्यम के लिए खतरनाक साबित होता है। अक्सर ऐसे में श्रोता समझ जाते हैं, श्रोता ये भूल कर सकते हैं कि रेडियो प्रसारण में कोई गड़बड़ी हो गई, खराबी हो गई या रेडियो में ही कोई खराबी हो गई, इसलिए वह दूसरा चैनल बदल लेते हैं या रेडियो बंद कर देते हैं। इसलिए लंबा पॉज़ या मौन रेडियो माध्यम के लिए खतरनाक होता है। अब मैं आपके सामने रेडियो लेखन की तैयारी विषय पर चर्चा करूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियो में बोलचाल की आसान भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी रेडियो लेखक को बोलचाल की आसान भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि रेडियो के श्रोता हर स्तर के, ज्ञान के स्तर के लोग होते हैं, हर आयु वर्ग के होते हैं। इसलिए आसान भाषा का प्रयोग ज़रूरी है ताकि सब तक वो संदेश पहुंच जाए। रेडियो लेखक
लेखन के लिए रेडियो लेखक को जानना ज़रूरी है कि कार्यक्रम क्या है, कार्यक्रम की विधा क्या है, कार्यक्रम के श्रोता कौन होंगे, कार्यक्रम की अवधि कितनी है। इन सवालों के द्वारा रेडियो लेखन की लेखक अपनी तैयारी करता है, उसी हिसाब से रेडियो लेखन वो करता है। अगर कार्यक्रम बच्चों के लिए है, तो बच्चों के हिसाब से, अगर कार्यक्रम नाटक है, तो वो नाटक के रूप में प्रस्तुत होगा। अगर श्रोता उसके छात्र हैं, तो जानकारी परक होगा और रेडियो की अवधि कितनी है, वह रेडियो लेखक ये बात रेडियो लेखक के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि नियत समय पर ही कार्यक्रम खत्म किया जा सके। तो अब रेडियो लेखन का महत्व जानना ज़रूरी है रेडियो लेखक के लिए। अगर रेडियो लेखन का महत्व रेडियो लेखक को नहीं मालूम होगा, तो वह अच्छा रेडियो लेखक नहीं हो सकता है। रेडियो लेखन करने वाले लेखक को रेडियो विधा के प्रति, रेडियो माध्यम के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक प्रेम का भाव बहुत ज़रूरी है। और यह प्रेम का, यह जागरूकता का, रेडियो माध्यम के प्रति प्रेम का, जागरूकता का यह भाव ही एक रेडियो लेखक को अच्छा रेडियो लेखक बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि हर आयु वर्ग के, हर ज्ञान के स्तर के लोग रेडियो के श्रोता होते हैं, तो रेडियो लेखक अपनी भाषा को आसान, आम फ़हम रखेगा। और सबसे बड़ी बात रेडियो लेखक को ये जाननी होगी कि रेडियो से जो बोले गए शब्द होते हैं, वो ऐसे लगें मानो हर श्रोता से आमने-सामने बातचीत हो रही हो। यानी श्रोता से लगाव की भाषा हो, श्रोता को संबोधित की जाने वाली भाषा हो, श्रोता को समझ में आने वाली आसान भाषा हो, छोटे-छोटे वाक्य हों। ये रेडियो लेखन के लिए ज़रूरी है। रेडियो लेखन में यह जानना ज़रूरी है कि रेडियो के प्राथमिक कोड शब्द ही होते हैं, और जब रेडियो के प्राथमिक कोड शब्द ही होते हैं, तो रेडियो लेखन पर सबसे ज़्यादा दबाव होता है, सबसे ज़्यादा चुनौती होती है कि रेडियो लेखन ऐसा किया जाए, ऐसा हो कि सभी श्रोता उससे जुड़े रहें। अब रेडियो लेखक को ये सवाल सबसे पहले उसके दिमाग में आना चाहिए कि जो कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है, वो किनके लिए हो रहा है, श्रोता के ज्ञान का स्तर क्या है, श्रोता की उम्र क्या है, श्रोता की रुचि क्या है, उनका मनोविज्ञान क्या है और उनकी आवश्यकता क्या है। इन्हीं सब सवालों को ध्यान में रखते हुए रेडियो लेखक को अपना रेडियो लेखन करना चाहिए। तभी रेडियो लेखन सफल और महत्वपूर्ण बनेगा। अब मैं रेडियो के सामान्य श्रोताओं के विषय में सामान्य बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात कि रेडियो का एक बड़ा श्रोता वर्ग निम्न या निम्न मध्य वर्ग या गरीब होता है। इसलिए रेडियो की जो भाषा हो वो, और रेडियो के जो की जानकारियाँ हों, रेडियो के जो विषय हों, वो इन बड़े श्रोता वर्ग को ध्यान में रखकर होने चाहिए। दूसरा, रेडियो के श्रोता वर्ग के बारे में ये जानकारी भी ज़रूरी है कि ये जो दूसरा श्रोता वर्ग होता है रेडियो का, वो बुद्धिजीवी होते हैं, अवकाश प्राप्त बुजुर्ग होते हैं, हॉस्टल के छात्र छात्राएं होते हैं, जो बौद्धिक सामग्री तो चाहते हैं, लेकिन वो दिलचस्पी उनको जगाने के लिए आपको रोचक बनाना होगा कि ऐसे लोग रेडियो सुनते हुए काम करते हैं या
संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो इसलिए रेडियो से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम इन्हें पसंद आते हैं, या ये प्रायः रेडियो पर संगीत के कार्यक्रम सुनना पसंद करते हैं। रेडियो के श्रोताओं का एक वर्ग घर से दूर बैठे लोगों का होता है। ऐसे लोग ट्रांजिस्टर को अपना मित्र मानते हैं और जो रेडियो के प्रस्तुतकर्ता हैं, उनमें अपने साथी की तलाश करते हैं। इसलिए रेडियो प्रस्तुतकर्ता को या रेडियो के लेखक को श्रोताओं के साथ आत्मीय संवाद के रूप में लेखन करना चाहिए, और रेडियो के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, उन आत्मीय संवाद को जब प्रस्तुत करते हैं, तो श्रोताओं को उनमें अपना आत्मीय ढूंढने में सहूलियत होती है। श्रोता उन्हें अपना साथी, अपना मित्र मान लेते हैं। रेडियो के श्रोता ऐसे भी तमाम श्रोता हैं जो चित्रकार या मूर्तिकार या दुकानदार होते हैं। ये प्रायः ताज़ा समाचार, सूचनाएं सुनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से रेडियो का श्रोता वर्ग बड़ा जटिल, व्यापक और विरोधाभास युक्त होता है। तो इस रेडियो के जटिल, व्यापक और विरोधाभास युक्त श्रोता वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने विविध श्रोताओं के लिए रेडियो अपना कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसलिए विविध कार्यक्रम विविध श्रोताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं रेडियो के कार्यक्रम। अब जब रेडियो के श्रोता वर्ग जटिल, व्यापक और विरोधाभास युक्त रेडियो का श्रोता वर्ग होता है, तो रेडियो की भाषा सरल, सहज होनी चाहिए, लेकिन रेडियो की कार्यक्रमों की जो सामग्री हो ऐसी होनी चाहिए कि बुद्धिजीवी भी उसे पसंद करें। यानी सामग्री स्तरीय होनी चाहिए, लेकिन जो भाषा है होनी चाहिए वो सहज, सरल होनी चाहिए। रेडियो में हर कार्यक्रम एक खास अवधि के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए रेडियो लेखक को कार्यक्रम की अवधि का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तभी उस विशेष अवधि में वो विशेष अवधि के लिए कार्यक्रम तैयार करके उसी को महत्वपूर्ण और आकर्षक ढंग से, चुस्त दुरुस्त ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी है, ताकि श्रोताओं की दिलचस्पी बनी रहे। रेडियो कार्यक्रम में आकर्षक आरंभ होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आरंभ आकर्षक नहीं होगा तो श्रोता उससे दूर हो जाएंगे, श्रोता उस चैनल को बदल देंगे। इसलिए किसी भी रेडियो कार्यक्रम में आरंभ ही आकर्षक होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के विषय पे बात की जा रही हो, तो ये कहना कि अगर अभी आपको सुनने को मिले कि ताजमहल काला पड़ गया है, तो आप क्या करेंगे? इस तरह से अचानक, अब ये बताइए कौन ऐसा होगा जिसके ताजमहल काला होने की चिंता न होगी। तो प्रदूषण पे अगर कार्यक्रम हो रहा है, तो पहला ही वाक्य आप ऐसा करें जो हर श्रोता उसको ध्यान से सुने और उसको आकर्षक आरंभ के कारण वो दिलचस्पी उस विषय से बन जाए। और किसी भी कार्यक्रम में विषय सामग्री में नयापन होना जरूरी है। अगर विषय सामग्री में नयापन नहीं होगा तो श्रोता उससे जुड़े नहीं रहेंगे। इसलिए किसी भी कार्यक्रम में आकर्षक आरंभ के साथ साथ विषय सामग्री में भी नयापन जरूरी है। जब भी रेडियो आलेख तैयार किया जाए, तो रेडियो लेखन करने वाले लेखक को ये ध्यान देना चाहिए कि कभी भी रेडियो आलेख में जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा या जैसा ऊपर लिखा गया है, ऐसे वाक्य हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण लग सकते हैं। क्योंकि रेडियो सुनने वाला अगर ऊपर देखेगा तो ऊपर तो उसके छत है, या जैसा ऊपर लिखा गया है तो छत के ऊपर तो कुछ लिखा नहीं गया है। इसलिए रेडियो आलेख में जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा या जैसा ऊपर लिखा गया है, या निम्नांकित या निम्नलिखित या यह वह,
ऐसे प्रयोग कतई नहीं किया जाना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात कि रेडियो लेखन में कोई साल, किसी वर्ष की या माह की कोई तारीख की जगह पे परसों या 2 दिन पूर्व या पिछले दिनों का प्रयोग करना उचित होगा। तभी वो उसे महसूस हो जाएगा, तभी वो उसे जुड़ पाएगा। सन या तारीख से वो उतना जुड़ा हुआ नहीं महसूस करेगा। इसलिए रेडियो आलेख में कभी भी सन और माह की जगह पे अगर कल या परसों या कुछ दिन पहले का प्रयोग किया जाता है, तो श्रोता उससे ज़्यादा ताज़ा रूप में जुड़ने का या अनुमान लगाने में उन्हें आसानी होती है। यानी रेडियो लेखक को ये जानना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसलिए रेडियो की जो भाषा होनी चाहिए, वो श्रव्य माध्यम की भाषा ही होनी चाहिए। यानी श्रव्य माध्यम की भाषा का इस्तेमाल रेडियो लेखन में ज़रूरी है। ऐसी भाषा हो, जो बिंबात्मक हो, चित्रात्मक हो और श्रोता की कल्पना शक्ति को बढ़ाने वाली हो। रेडियो लेखन की भाषा ऐसी हो, जो श्रोता के मस्तिष्क में दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सके, उसकी कल्पना को जगा दे। यह दृश्यात्मक प्रभाव उत्पन्न करना या कल्पना को जगाना तभी होगा जब वो दृश्य माध्यम की या चित्रात्मक भाषा का या कल्पनाशील भाषा का वो इस्तेमाल करेगा। रेडियो लेखक को ऊंचाई या गहराई के लिए फीट की बजाय हाथी जितना ऊंचा या कुतुब मीनार जितना ऊंचा या 2 हाथी के बराबर गहराई, ऐसा कहना उनके कल्पनाशीलता को या उनके दृश्य प्रभाव उत्पन्न करते ये भाषा करती है। इसलिए गहराई या ऊंचाई के लिए हरदम कोई साकार वस्तु का की उपमा दी जानी चाहिए। अगर किसी बात को कहने के लिए आप कोई वर्ष की या सन की बात कहते हैं, तो उतना स्पष्ट नहीं होता है, उतनी साफ उसकी श्रोता की कल्पना शक्ति नहीं जगाता है वो। तो उसकी जगह पे आप कहिए कि 500 साल पहले या 1000 साल पहले। तो ये बात रेडियो के श्रोता को बहुत आसानी से वो कल्पना कर लेता है। तो कभी भी रेडियो आलेख के लेखक को सन की बजाय 500 साल या 1000 साल पहले कहना उचित होगा। रेडियो लेखन में सरल और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। वाक्य जरूरी तौर पे छोटे-छोटे और स्पष्ट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो रेडियो संदेश असफल हो जाएगा। इसलिए सरल और स्पष्ट भाषा, सरल और स्पष्ट वाक्य होना रेडियो लेख में ज़रूरी है। मिश्रित वाक्य या जटिल शब्द रेडियो संदेश में बाधक होते हैं, इसलिए मिश्रित वाक्य या जटिल शब्द इस्तेमाल करने से परहेज किया जाना चाहिए। रेडियो लेखन में अनिवार्य रूप से छोटे-छोटे वाक्य और सीधी सरल बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। तभी रेडियो कार्यक्रम में प्रस्तुत संदेश श्रोताओं तक बहुत प्रभावी ढंग से पहुंच पाएंगे। अब रेडियो कार्यक्रम में प्रस्तुति ऐसे की जाती है जैसे श्रोताओं से संवाद किया जा रहा हो, श्रोताओं से बातचीत की जा रही है। इसलिए रेडियो पर हमेशा बोले जाने वाले शब्द यानी बोलचाल के प्रचलित एवं आसान शब्द का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो लेखन में कठिन शब्दों का प्रयोग अगर किया गया है
तो वो संदेश को असफल कर देगा। इसलिए कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन बोलचाल के शब्द अगर अंग्रेजी या उर्दू के भी हों, तो उनका प्रयोग करना उचित होगा, क्योंकि ये तमाम में बोलचाल के में अंग्रेजी और उर्दू के तमाम शब्द बहुत प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए बोलचाल के अंग्रेजी और उर्दू शब्द का प्रयोग भी उचित ही होगा। अब मैं आपके सामने रेडियो लेखन में जिन सावधानियों को बरतना ज़रूरी है, उन पे बात करना चाहूँगा। पहली बात, रेडियो लेखन में जिस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रेडियो किसी भी रेडियो आलेख का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। ऐसा आरंभ हो जो जिज्ञासा जगाने वाला हो, जो रोचक हो, जिससे शुरुआत के कुछ सेकंडों, मिनटों में ही उस कार्यक्रम से श्रोता बँध जाएँ और दूसरा चैनल के लिए वो चैनल ना बदलें। तो किसी भी रेडियो लेखन में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि आरंभ उसका आकर्षक हो, जिज्ञासा जगाने वाला हो, जिससे श्रोता उस कार्यक्रम से जुड़े महसूस करें। दूसरी जो रेडियो लेखन की में ज़रूरी चीज़ है, वो है विषय सामग्री में नयापन होना चाहिए। अगर विषय सामग्री में नयापन नहीं होगा, तो श्रोता उससे जुड़ा हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसलिए रेडियो लेखन रेडियो लेखक को हरदम नई जानकारियाँ पेश की जानी चाहिए। बहुत से श्रोता रेडियो के नई-नई जानकारियाँ पाना चाहते हैं, इसलिए नई-नई जानकारियों को शोध करके उनके सामने पेश करना ज़रूरी होता है। इन नई जानकारियों को आप कार्यक्रम में प्रस्तुत करते हैं, तो श्रोता आपकी उन जानकारियों के कारण उस कार्यक्रम से दिलचस्पी उनकी बनी रहती है। रेडियो कार्यक्रमों को लिखते समय रेडियो लेखक को श्रोता की कल्पनाशीलता, नवीनता और रोचकता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। आप अगर उसकी कल्पनाशीलता को जगाने वाला आलेख नहीं लिखेंगे, उसकी कल्पनाशीलता नहीं जगा पाएँगे, नवीन बात को और रोचक ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएँगे, तो रेडियो के श्रोता को बाँधे रखना मुश्किल होगा। इसलिए सामग्री में नयापन भी हो, रोचकता भी हो। जो अगली सावधानी रेडियो लेखन के लिए ज़रूरी है, वो है कि संक्षिप्तता बहुत ज़रूरी है। रेडियो प्रसारण का समय स्लॉट नियत होता है, तो रेडियो लेखक को अब तय समय में अपनी बात को, कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाकर पेश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए संक्षिप्त और प्रभावशाली प्रस्तुति के लिए रेडियो आलेख को भी नियत समय में संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाकर पेश करने की ज़रूरत होती है। अगली जो सावधानी बरतने वाली चीज़ होती है, वो ये है कि रेडियो पे आपत्तिजनक सामग्री से परहेज़ किया जाना चाहिए। रेडियो आलेख ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कोई आपत्तिजनक सामग्री हो। विभिन्न धर्म, वर्ग, जाति के लोग रेडियो के श्रोता होते हैं, इसलिए रेडियो के आलेख में लोगों की धार्मिक भावना, वर्ग, जाति विषयक कोई प्रतिकूल टिप्पणी करने से हर हालत में बचा जाना चाहिए। किसी भी जानकारी में किसी क्षेत्रीयता, जाति, धर्म का उल्लेख नहीं होना चाहिए। थोड़ी-सी असावधानी, थोड़ी-सी लापरवाही से बड़ी अप्रिय स्थिति सामने आ सकती है। दूसरी चीज़ है कि अ, तमाम ऐसे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ वयस्कों के लिए होती हैं, लेकिन रेडियो का कोई भी कार्यक्रम सिर्फ़ वयस्कों के लिए नहीं होता है। इसलिए अश्लील सामग्री या
अश्लील सामग्री से हमेशा परहेज़ किया जाना चाहिए और इस तरह से जो सेक्स जैसे विषय पर भी अगर कोई सामग्री देनी है, ज्ञानवर्धक सामग्री देनी है, तो रेडियो लेखक के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि उस विषय को कैसे अश्लील होने से बचाया जाए, तो ये चुनौती उसके सामने आती है। जो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात रेडियो लेखन की ये है कि इसमें स्वमूल्यांकन ज़रूरी है। रेडियो लेखक स्वमूल्यांकन करे। अगर आप कोई कार्यक्रम महिलाओं के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो रेडियो आलेख के प्रस्तुतकर्ता को, रेडियो लेखक को महिलाओं को उसे सुनाकर उसके बारे में उनकी राय लेनी चाहिए। अगर कोई बच्चों के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो यह बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत लाभदायक होगा कि बच्चों को उस आलेख को सुनाया जाए। ऐसा करने से उस आलेख के बारे में बच्चों की रुचि, अरुचि या कोई बात जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, इससे रेडियो आलेख और चुस्त-दुरुस्त और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, अगर आपने उसको स्व-मूल्यांकन कर लिया। जिस श्रोता वर्ग के लिए आप कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, उस श्रोता वर्ग के एक छोटे से ग्रुप के सामने अगर आप पहले ही सुना लें, उनकी टिप्पणी से लाभ उठा लें, तो आपका रेडियो स्क्रिप्ट और भी बेहतर और भी प्रभावशाली हो सकता है। तो ये रहा रेडियो लेखन पे एक वार्ता जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। आशा है कि आप सबको इससे लाभ मिला होगा। धन्यवाद। आप रेडियो लेखन के इन बिंदुओं पर, रेडियो के लेखन के इन बिंदुओं पे बात करते हुए जो मैंने आपको सावधानियाँ या भाषा के संबंध में जो बातें की हैं, उनसे आप अवश्य ही आपको लाभ मिला होगा। रेडियो एक सशक्त माध्यम है। रेडियो के कार्यक्रम आज विभिन्न वेबसाइट और इंटरनेट के द्रुत गति में विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के बीच रेडियो की अपनी एक विशिष्ट छाप है और यह निरंतर अपनी प्रगति कर रहा है। रेडियो माध्यम के बारे में जागरूकता से रेडियो लेखक को लाभ मिलेगा। अगर रेडियो माध्यम को आप जितना बेहतर समझ पाते हैं, उतना ही बेहतर आप रेडियो लेखक हो सकते हैं। इसलिए रेडियो माध्यम की जो कमियां हैं, यानी उसकी दृष्टिहीनता है, उसको ध्यान में रखकर, लेकिन दृष्टिहीनता के कारण जो रेडियो की जीवंतता है, रेडियो की सामयिकता है, रेडियो की जो श्रोताओं के सामने रेडियो के श्रोता की जो कल्पना शक्ति जगाने की रेडियो माध्यम की विशिष्टता है, उसको ध्यान में रखकर रेडियो लेखक को स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। रेडियो लेखन आज एक बहुत अच्छा रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। इसलिए रेडियो लेखन को, रेडियो नज़रिया अपनाते हुए रेडियो माध्यम की तकनीकी खूबियाँ और उसकी सीमाएँ जानते हुए उस रेडियो लेखन में बरती जाने वाली समस्याओं पे जो हमने सावधानियाँ बात की, वो आप ध्यान में रखते हुए एक अच्छे रेडियो लेखक हो सकते हैं। आशा है आपको इस वार्ता से लाभ मिला होगा। धन्यवाद।